ये कहानी है धर्मपुर गांव की। उस गांव में एक राजा रहा करते थे। हाल ही में उनकी पत्नी ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। राजा इस बात से बहुत खुश थे। वह ये खबर अपनी प्रजा को बता रहे थे और रानी अपने कमरे में सो रही थी। महल में काम कर रही नौकरानी ने इस बात का फायदा उठाया और वह दोनों बच्चों में से एक बच्चा लेकर भाग गई। और राजा जैसे ही अपने कमरे में आए, उन्होंने देखा एक बच्चा वहां से गायब है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को हुक्म दिया, जितने भी नौकर हैं सबको सभा में बुलाया जाए। जी महाराज। महाराज, एक नौकरानी गायब है। जाओ, हर गांव, हर राज्य में उस नौकरानी को तलाश करो और जहां दिखे उसका सर कलम कर दो और हमारे बेटे को सही सलामत वापस लेकर आओ। जी महाराज। फिर सैनिकों ने उस नौकरानी को ढूंढना शुरू किया। वह एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव उस नौकरानी को ढूंढते रहे, पर वह नौकरानी कहीं नहीं मिली। फिर वह सैनिक महल वापस जाकर राजा से बोलते हैं, महाराज, हमने राज्य का कोना कोना ढूंढ लिया पर वह नौकरानी कहीं भी नहीं मिली। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा उस नौकरानी को। फिर राजा महल से निकल पड़े अपने सैनिकों के साथ उस नौकरानी को ढूंढने के लिए। उन्होंने भी बहुत कोशिश की पर वह नौकरानी उनको भी न मिली। अब राजा के दोनों बेटे बड़े हो चुके थे। नौकरानी के पास जो बेटा था उसका नाम था राजू, और जो राजा के पास बेटा था उसका नाम था राजवर्धन। राजू बहुत ही नेकदिल और ईमानदार था और वहीं राजवर्धन बहुत ही बुरा और क्रूर था। ये सामान तो बहुत ही भारी है। काश कोई मेरी मदद कर देता। मैं घर तक कैसे लेकर जाऊं इसको? अम्मा, क्यों परेशान हो रही हो तुम? बेटा, मेरा सामान बहुत भारी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इसे घर तक ले जाने में? अम्मा, मैं आपका सामान आपके घर तक के पहुंचा देता हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हो? फिर राजू उस बूढ़ी अम्मा के साथ उनका सामान लेकर घर तक जाता है। बस बेटा, यही मेरा घर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा, शुक्रिया मत बोलो, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। ठीक है बेटा, अपना नाम तो बता दो। अम्मा, मेरा नाम राजू है। वहीं दूसरी ओर महल में एक नौकर से छोटी सी गलती हो जाती है तो राजवर्धन उस पर बहुत चिल्लाता है और बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। ये सामान तेरा बाप लाया है क्या? जा, निकल जा यहाँ से। दोबारा मत दिखा देना अपनी शक्ल। राजा यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है काश मेरा दूसरा बेटा भी होता तो शायद वो ऐसा ना होता। फिर राजा ने उस नौकर को बुलाया और राजवर्धन को भी। राजा ने राजवर्धन को बहुत डांटा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने इसको काम से निकाल दिया। तुम एक राजा के बेटे हो और तुमको ये शोभा नहीं देता। ये हमारे महल का बहुत ही पुराना नौकर है। माफी मांगो इनसे। राजवर्धन ने माफी तो मांग ली, लेकिन उसके दिल में बहुत ही गुस्सा था। ठीक है पिताजी, मैं आपके कहने से माफी तो मांग लेता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। एक नौकर के लिए मेरे पिताजी ने मेरा अपमान कर दिया। मैं बदला जरूर लूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया।
राजवर्धन हमेशा यही सोचा करता कि कैसे मैं अपने पिताजी की गद्दी पर बैठूं। राजवर्धन गद्दी पर बैठने के लालच में दूसरे गांव के राजा से जाकर मिलता है। वहां के राजा का नाम था उग्रसेन। महाराज, दूसरे गांव के राजा राजवर्धन आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, उनको पूरे सम्मान के साथ बुलाया जाए। जी महाराज। महाराज उग्रसेन जी, मैं यहाँ आपके फायदे की बात करने आया हूँ। अच्छा, मेरे फायदे की बात? बताइए राजा राजवर्धन जी। आपको मेरे गांव की जमीनें चाहिए, मुझे मेरे पिताजी की गद्दी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, आप हमारे महल पे हमला करने की तैयारी करें। ठीक है राजा राजवर्धन जी। फिर वहां से राजवर्धन अपने महल चला जाता है। कुछ टाइम बाद महाराज उग्रसेन राजवर्धन के महल पर हमला कर देता है। महल पहुंचते ही उग्रसेन सीधा महाराज के पास पहुंचता है और उन्हें बंदी बना लेता है। वह महाराज को कारागार में बंद कर देता है। यह सब देखकर राजवर्धन बहुत ही खुश होता है। वह महाराज से जाकर बोलता है, पिताजी, यहाँ कैसा लग रहा है आपको? याद है आपको, आपने मेरी बेइज्जती करी थी एक नौकर के सामने। ये उस बात का बदला है। बेटा, मैंने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करी थी, मैंने तुमको सही और गलत का फर्क बताया था। मगर तुम गद्दी की लालच में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने अपने बाप को ही कारागार में डाल दिया। मैं यहाँ पे आपका भाषण सुनने नहीं आया था, मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आया था कि इन सब के पीछे मैं हूँ। अब आप सड़िए यहाँ पर और मैं चला अपनी गद्दी पर राज करने के लिए। फिर राजा सोचता है, काश वो नौकरानी मेरे उस बेटे की जगह इस बेटे को ले जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है और उस नौकरानी को भी पता चलता है। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। वह फैसला करती है कि वह राजू को सब सच बता देगी। फिर जब राजू अपने घर आता है तो नौकरानी उसे सच बताती है। बेटा राजू, मैं तुम्हें आज एक सच बताना चाहती हूँ। कौन सा सच माँ? बेटा, यह सब सुनने के बाद तुम मुझे माफ कर देना। ये तुम क्या बोल रही हो माँ? कौन सा सच है वो? बेटा राजू, तुम मेरे बेटे नहीं हो। माँ, तुम मजाक कर रही हो क्या? बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम सच में मेरे बेटे नहीं हो। माँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ तो फिर मैं किसका बेटा हूँ? बेटा, तुम इस गांव के राजा के बेटे हो। बेटा, जब मैं महल में काम करती थी तो तुम्हारा जन्म हुआ और साथ ही तुम्हारे जुड़वा भाई का। मैंने देखा तुम्हारी माँ सो रही थी तो मैंने तुम्हें चुरा लिया। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? बेटा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं थी और तुम्हें देखते ही मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे जीने का सहारा बनोगे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। यह सब सुन के राजू को बहुत ही गुस्सा आता है और वह घर छोड़कर चला जाता है। वह चलते चलते सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। माँ ने मुझे बचपन से पाला और इतना प्यार दिया, क्यों ना उनको मुझे माफ़ कर देना चाहिए। यह सोचते सोचते राजू वापस अपने घर चला जाता है और अपनी माँ को माफ़ कर देता है।
फिर राजू छुप छुप कर अपने महल जाता है और अपने पिताजी को वहाँ से निकाल कर ले आता है। राजू अपने पिताजी को सीधा अपने घर लेकर जाता है। वहाँ नौकरानी महाराज को सारी बातें बताती है और महाराज राजू का मुंह देखकर उस नौकरानी को माफ़ कर देता है। महाराज अपने बेटे राजू से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर महाराज अपने महल जाते हैं। वहाँ राजवर्धन अपनी गद्दी पर बैठा होता है। महाराज महल पहुँचते ही अपने सैनिकों को हुक्म देते हैं और राजवर्धन को पकड़ लिया जाता है। फिर उसे कारागार में डाल देते हैं। कुछ समय बाद राजवर्धन को अपनी गलती का एहसास होता है और राजा राजवर्धन से मिलने जाते हैं। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गद्दी की लालच में आपके साथ बहुत बुरा किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है बेटा, हमने तुमको माफ़ किया, आखिर तुम हमारे बेटे हो, हम तुमको माफ़ नहीं करेंगे तो कौन माफ़ करेगा। महाराज राजवर्धन को माफ़ कर देते हैं। फिर वह नौकरानी और महल के सारे लोग महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।